तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हम जेनेटिक्स की क्लास के बारे में पढ़ रहे थे, तो जेनेटिक्स की लास्ट क्लास में हमने वेरिएशन यानी विभिन्नता कितने प्रकार की होती है, विभिन्नता क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जेनेटिक्स के। ठीक है, अगर वो टर्म आपको याद नहीं है, वो टर्म आपको पता नहीं है, तो आपको जेनेटिक्स समझना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ छोटे टर्म है, कुछ परिभाषा है, उन परिभाषाओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। क्योंकि परिभाषा याद हो गई तो पूरे जेनेटिक्स के अंदर ये परिभाषा आती रहेगी, ये वर्ड आते रहेंगे, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो कंफ्यूजन नहीं है, उसके लिए अपन ये क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो जो अपनी पहली परिभाषा है जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली परिभाषा है जीन की। इसकी है जीन। तो जीन क्या होता है? पहले परिभाषा किसकी है? जीन की। जीन क्या होता है? ठीक है, तो जीन के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, हम ऐसे क्यों हैं, हमारी आंखों का रंग ऐसा कैसे है, मेरे बाल घुंघराले कैसे हैं, मेरी त्वचा काली कैसी है, मैं लंबा कैसे हूँ। ठीक है, क्या मैं अपने माता के जैसा दिखता हूँ या अपने पिता के जैसा दिखता हूँ। तो जो भी ये लक्षण है ना, जैसे आंखों का रंग लक्षण, बाल सीधे हैं या घुंघराले हैं लक्षण, ठीक है ना, तो ये सारे लक्षण हैं। तो मैं कैसा दिखता हूँ, मैं दिखने में कैसा, इन सभी को निर्धारित कौन करता है? अपने लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? कौन ये तय करता है कि मेरी संतान कैसी होगी, मेरी संतान की आंखों का रंग कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी लंबाई कैसे होगी। ठीक है, ये सभी बातें किसके ऊपर निर्भर करती हैं? जिन के ऊपर। यानी जैसा जिन वैसा उसके संतान, वैसे उसके अंदर लक्षण, वैसा वो जीव। तो जैसे जीन वैसा जीव, यानी जिन किसी भी लक्षण का निर्धारण करता है। आंखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा। तो ठीक है, तो जिन किसको बोलते हैं? किसी भी लक्षण का निर्धारण करने वाले, किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले। ठीक है ना। हमने एक वर्ड सुना होगा डीएनए, नाम सुना ना, डीएनए। ठीक है, डीएनए संरचना कैसे होती है? कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो भी अनुवांशिक लक्षण है अपने, जो भी सूचनाएं हैं, ठीक है, वो कौन ले जाता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए ले जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डीएनए नहीं ले जाता है। डीएनए में कुछ भाग होते हैं, डीएनए के कुछ खंड होते हैं। जैसे ये डीएनए का भाग एक, ये डीएनए का भाग एक, ये डीएनए का भाग एक। तो ये जो डीएनए के खंड हैं या जो भाग है, डीएनए के क्या है? खंड या टुकड़े। डीएनए के खंड या टुकड़े, ये भी खंड है, ये भी खंड है। ये टुकड़ा या खंड, इसमें क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। और ये प्रोटीन क्या करता है? लक्षणों का निर्धारण, लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अपन? जीन। क्या बोलते हैं? जीन। तो एक्चुअल में जीन क्या हो गया? देखो, जीन डीएनए का वह टुकड़ा है, डीएनए का वह खंड है, या डीएनए का वह खंड है जो किसका? लक्षणों का निर्धारण करता है। यानी उसके बाल कैसे होंगे, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, उसकी लंबाई कैसी होगी, इन सभी का निर्धारण कौन करता है? जीन करता है। तो जीन की परिभाषा क्या होगी? कि जीन डीएनए का एक खंड है या एक टुकड़ा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो जीन की परिभाषा अपन लिख सकते हैं। तो जीन की क्या परिभाषा लिख सकता है अपन? कि जीन डीएनए का एक खंड है या एक टुकड़ा है जो लक्षणों को क्या करता है? निर्धारण। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं यहां कि जीन डीएनए का खंड है जो लक्षणों का निर्धारण करता है, लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है, यानी बालों का रंग कैसा होगा, हाइट कैसी होगी। तो डीएनए क्या है? जीन क्या है? डीएनए का एक खंड है जो लक्षणों का निर्धारण करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, ये तो हो गया जीन। क्या हो गया? जीन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात है कि ये जो जीन है, ठीक है, अब एक जीन की बात करें तो एक जीन क्या होता है? डीएनए का खंड है जो लक्षणों का निर्धारण। बहुत सारे जीन है शरीर, किसी भी जीव की अंदर पाए जाने वाले सारे जो जीन हैं, तो उन जीनों की संख्या को क्या बोलते हैं? जीनोम। तो जीनोम दूसरी पहली परिभाषा हो गई, दूसरी क्या है? जीनोम। तो जीनोम किसको बोलते हैं? किसी
जीव में कुल जीनों की संख्या क्या कहलाती है? जीनोम कहलाती है। जीनोम कहलाती है। यानी कोई भी जीव है, कोई भी पौधा है, ठीक है ना, कोई भी प्राणी, उसके अंदर तो टोटल जीन है, उसको क्या बोलेंगे? जीनोम। क्या बोलेंगे? जीनोम। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मेंडल ने इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था। मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने ये बताया था, बहुत पहले बहुत खोज की उसने, बहुत मेहनत की, तब जाके डीएनए मेंडल ने सबसे पहले क्या बताया था कि प्रत्येक जीव में जो लक्षणों का निर्धारण होता है, जो लक्षण निर्धारित होता है, वो एक कारक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कारक के कारण। ठीक है। उस टाइम जीन पता नहीं था, जीन तो बाद में पता चला है। तो उस टाइम मेंडल ने जीन को क्या बोला? कारक। ठीक है। तो मेंडल ने जीन को क्या बोला था? कारक या फैक्टर। कारक या इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? फैक्टर। फैक्टर। तो मेंडल ने जीन को क्या बोला? कारक। तो मेंडल ने ये बात बताई थी कि जो सभी जीव है या जो पौधे हैं, उसके अंदर जो लक्षणों का निर्धारण होता है, ठीक है, वो लक्षणों का निर्धारण एक कारक के कारण होता है, एक कारक के कारण होता है। तो आज हम जिसको जीन बोलते हैं, मेंडल ने इसको क्या बोला था? कारक या फैक्टर। इंपॉर्टेंट है, कारक या फैक्टर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, अब ये जीन शब्द किसने दिया था? तो जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने। ठीक है। तो जीन से जॉनसन। तो जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द जॉनसन ने दिया। किसने दिया? जॉनसन। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने। ठीक है। तो ये हो गया जीन। जीन क्या है? डीएनए का खंड है जो लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है। जीनोम क्या होता है? किसी जीव के अंदर या किसी पौधे के अंदर जो कुल जीन की संख्या है, उसको क्या बोलते हैं? जीनोम। ठीक है। ये तो होगी जीन की बात। अब बात करते हैं अपन लक्षण की। लक्षण क्या होता है? लक्षण क्या होता है? लक्षणों की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट परिभाषा कौन सी है? लक्षण। दूसरी कौन सी हो गई? लक्षण। लक्षण क्या बोल सकते हैं? ट्रेड्स। क्या बोल सकते हैं? ट्रेड्स। ट्रेड बोल तो लक्षण बोलते एक ही बात है। तो अब ट्रेड्स या लक्षण क्या होता है? मेरी आंखों का रंग क्या है? काला है। क्या है? लक्षण। मेरे बाल कैसे हैं? घुंघराले। वो क्या है? लक्षण। ठीक है। अब ये लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? जीन। तो जो जीनों की अभिव्यक्ति है, ये कौन तय करता है? ये कौन बताता है? ये किसका प्रभाव है कि उसके अंदर कैसे लक्षण दिखेंगे? तो जीनों की अभिव्यक्ति। जीन अपना प्रभाव किस रूप में प्रकट करता है? यानी जैसा जीन होगा वैसा ही उसका प्रभाव होगा, वैसे ही उसका लक्षण होगा। यानी जीन अगर ब्लू आंखों के रंग वाला है तो उसकी आंखें कैसी होगी? ब्लू। अगर जीन भूरी आंखों वाला है, उसका रंग कैसा होगा? भूरा। अगर जीन घुंघराले बाल वाला है तो उसका आगे वाला का कैसा होगा? बाल घुंघराले होंगे। तो जीनों की जो अभिव्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं? लक्षण। तो क्या लिख सकता हूं मैं? जीनों की अभिव्यक्ति। जीनों की अभिव्यक्ति किसके रूप में होती है? लक्षणों के रूप में होती है। जीनों की अभिव्यक्ति लक्षणों के रूप में होती है। ठीक है। तो जीनों की अभिव्यक्ति किसके रूप में होती है? लक्षणों के रूप में। उल्टा बोल दो जीन की परिभाषा की, लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? तो जीन। ठीक है। और जो जीनों की अभिव्यक्ति है वो किस रूप में होती है? लक्षणों के रूप में। जैसे आंखों का रंग कैसा होगा? जीन की अभिव्यक्ति है, जैसा जीन होगा वैसा ही उसका लक्षण होता है। जीनों की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। ठीक है। तो ये हो गया लक्षण। क्या बोल सकते हैं? लक्षण। ठीक है। तो लक्षण की परिभाषा भी हो गई। अब नेक्स्ट जो परिभाषा है वो इंपॉर्टेंट है, वो है एलील। क्या नाम है? एलील। तो दो परिभाषाएं हमने यहां तक पढ़ ली। एक पढ़ ली, दूसरे के बाद पढ़ लिया, तीसरी हो गई। अब नेक्स्ट कौन सी है? एलील, जिसको बोल सकते हैं विकल्पी या युग्म विकल्पी। क्या बोल सकते हैं? विकल्पी।
विकल्पी क्या होता है, ठीक है। तो एलील का मतलब होता है किसी भी लक्षण के दो विकल्प, जैसे आंखों के रंग के दो विकल्प हो गए, लंबाई के दो विकल्प हो गए। तो किसी भी लक्षण के दो विकल्प, दो ऑप्शन क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी। जैसे बात करते हैं अपन मेंडल की। मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे, 7, ठीक है, 7 जोड़ी लक्षण दिए थे। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया। उसमें सबसे पहले क्या था, पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई। तो जो लंबाई है, लंबाई क्या हो गया, लक्षण, क्या हो गया, लंबाई क्या हो गया, लक्षण हो गया। तो किसी भी लक्षण के दो विकल्प, तो लंबाई, तो पौधा कैसा हो सकता है, पौधा या तो होगा लंबा या होगा बौना। दो ही ऑप्शन है ना आपके पास, या तो पौधा लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है। तो या तो लंबा या बौना। तो लक्षण क्या है, लंबाई। तो लंबाई के दो विकल्प, दो ऑप्शन हो गए, या तो पौधा लंबा या बौना, बीच की हाइट वाला नहीं, या तो लंबाई होगा या फिर बौना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि फली का रंग। तो फली का रंग क्या हो गया, लक्षण हो गया। रंग क्या हो गया, लक्षण, ठीक है। तो फली का रंग कैसा हो सकता है, या तो हरा या फिर पीला, ठीक है। या तो फली का रंग हरा होगा या फिर पीला होगा, कोई तीसरा रंग नहीं होगा, गुलाबी, बैंगनी, मटमैला वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ दो ही ऑप्शन है अपने पास, या तो हरा या फिर पीला, ठीक है। तो किसी भी लक्षण के, जैसे रंग के, तो किसी भी लक्षण के जो दो विकल्प होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलील। क्या बोलते हैं, एलील। आ गया समझ में। तो परिभाषा लिख देता हूं मैं यहाँ पे एलील की। तो एलील का मतलब क्या हो गया कि किसी भी लक्षण के दो विकल्प या फिर ऑप्शन क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। एलील या फिर युग्म विकल्प भी बोल दो। ये युग्म में है ना, जोड़ी में है ना, इसलिए जोड़ी में रहते हैं हमेशा, युग्म विकल्पी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बात कर दी पौधे की लंबाई की, किसकी, उदाहरण के लिए बता दूं मैं आपको, पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई जब मेंडल ने मटर का पौधा लिया था, तो लंबाई क्या हो गया, लक्षण। लंबाई क्या हो गया, लक्षण, ठीक है। तो या तो पौधा कैसा होगा, लंबा, या फिर पौधा कैसा होगा, बौना। लंबे को कैपिटल टी से लिख दो, स्मॉल को स्मॉल टी से लिख दो। तो पौधे के दो ही ऑप्शन है अपने पास, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, दो ही ऑप्शन है, या तो पौधा लंबा होगा या बौना होगा। और जो ये एलील है, जो ये एलील है वो हमेशा कैसे होता है, जोड़ी में। ये सिंगल है ना, ये भी सिंगल है, तो जोड़ी मतलब एक के साथ एक और आएगा, ये हो गई जोड़ी, ठीक है। ये और ये हो गई जोड़ी, ये अकेला है और ये जोड़ी में, ये अकेला है और ये जोड़ी में, ठीक है। तो एलील हमेशा कैसे रहते हैं, जोड़ी में। तो जोड़ी में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, युग्म। युग्म मतलब जोड़ी और विकल्पी, युग्म विकल्पी, यानी जो एलील है हमेशा कैसे रहते हैं, जोड़ी में रहते हैं। तो एलील का मतलब हो गया किसी भी लक्षण के दो विकल्प क्या कहलाते हैं, एलील। या फिर इसको और भी बोल सकते हो कि जीनों के दो स्वरूप, या जीन के दो स्वरूप जो किसी भी लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो ये जीन हो गया ना, इसका निर्धारण कौन करता है, जीन ही करता है। तो पहला स्वरूप, दो स्वरूप, एक ये स्वरूप, दूसरा ये, तो दो स्वरूप है, ठीक है। लंबाई की बात करेंगे तो बौना, लंबा। रंग की बात करेंगे तो पीला, हरा, गोल या झुर्रीदार, ये वाले, ठीक है। तो दो स्वरूप है, किसी भी जीन के दो स्वरूप, या तो लंबा स्वरूप या फिर बौना स्वरूप, दो स्वरूप जो किसका निर्धारण करते हैं, लक्षण का, कि वो पौधा कैसा होगा, ठीक है। उसको क्या बोल सकते हैं अपन, एलील। क्या बोल सकते हैं, एलील, ठीक है। आ गया समझ में, चलो ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट की, इसका थोड़ा सा ध्यान देना। हमको पता है कि मानव के अंदर प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46।
कितने होते हैं? 46। तो मानव की बात कर रहा हूं, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। प्रत्येक कोशिका में होते हैं 46 गुणसूत्र। इन 46 गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं अपन? द्विगुणित। क्या बोल सकते हैं? द्विगुणित। ठीक है, और इसको किससे दर्शाते हैं? 2n से, कि 2 गुना है, इसलिए किसको दर्शाते हैं? द्विगुणित। इसको क्या बोल सकते हैं? और डिप्लॉइड। क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? डिप्लॉइड। ठीक है, तो प्रत्येक मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ठीक है, किंतु 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 जो नर होता है, नर, और नर के जो स्पर्म है, शुक्राणु होता है, कौन सा होता है? शुक्राणु। ठीक है, तो शुक्राणु के अंदर कितने होते हैं? 23। और इसी प्रकार जो मादा होती है, मादा के अंडाणु, अंडाणु में कितने होते हैं गुणसूत्र? 23। तो 23 और 23। ठीक है, तो ये जोड़ी में है। ठीक है, ये भी 23, ये भी 23, तो इसको क्या बोल सकता हूँ? जोड़ी में होते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे, जब किसी जीव का निर्माण होता है, ये किसी जीव का है, ये मानव जीव है ना, तो किसी भी जीव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, किंतु किंतु जो नर का शुक्राणु होता है और जो मादा का अंडाणु होता है, इनको क्या बोलते हैं अपन? युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक। इंग्लिश में बोलते हैं इनको गैमेट्स। क्या बोलते हैं? गैमेट्स। जो युग्मक होते हैं, मानव के जो युग्मक होते हैं, शुक्राणु बोल दो ये भी युग्मक है, अंडाणु बोल दो ये भी युग्मक है। शुक्राणु तो किसका है? नर का युग्मक है। अंडाणु किसका है? मादा का युग्मक है। तो जो युग्मक होते हैं उसमें, तो हम क्या देख रहे थे कि मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। तो मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ठीक है, इनको क्या बोलते थे अपन? द्विगुणित। क्या बोलते थे? द्विगुणित। ठीक है, और इनको किससे दर्शाते थे? 2n से। किससे? 2n से। ठीक है, किंतु मैंने क्या बोला कि मानव के अंदर प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। किंतु किंतु जो नर होता है और जो मादा होती है, ठीक है, तो नर के शुक्राणु, किसमें? शुक्राणु, और मादा के किसके? अंडाणु, अंडाणु में, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। कितने होते हैं? 23। तो आधे होते हैं इसमें, शुक्राणु के अंदर, अंडाणु के अंदर। और इस संख्या को क्या बोलते थे अपन? अगुणित। क्या बोलते थे? अगुणित। जिसको किससे दर्शाते थे अपन? n से। किससे? n से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि प्रत्येक गुणसूत्र, प्रत्येक कोशिका के अंदर, मानव के प्रत्येक कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। किंतु नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु में कितने होते हैं? 23। ठीक है ना, और जो ये नर का शुक्राणु है, ठीक है, या फिर जो मादा का अंडाणु है, इसको क्या बोलते हैं अपन? युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक। इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं? गैमेट्स। ठीक है, तो जब किसी जीव का निर्माण होता है ना, जब ये नर के 23 और मादा के 23 आपस में मिलते हैं, ठीक है, 23 तो माता के गुणसूत्र और 23 पिता के गुणसूत्र जब आपस में मिलते हैं तो एक नया जीव बनता है। ठीक है, एक नया जीव बनता है। तो ये जोड़ी में है, दोनों साथ में आ रहे हैं ना, 23 माता से और 23 पिता से, दोनों मिक्स आ रहे हैं 23 और 23 से क्या बन रहे हैं? 46। एक नया जीव बन रहा है। क्या बन रहा है? नया जीव। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? मेंडल का दूसरा नियम। इसमें क्या है कि शुक्राणु और अंडाणु में 23 गुणसूत्र है। मतलब कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक का, जैसे अंडा और शुक्राणु, उसी प्रकार अगर पौधों की बात करें तो नर के अंदर परागकण और मादा के अंदर पौधे में बीजांड। तो जब ये युग्मक आपस में मिलते हैं, माता का युग्मक पिता के युग्मक से, यानी अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलता है,
23 यहाँ से 23 आपस में मिलता है तो नया जीव बनता है, नया जीव बनता है। और इस जीव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। ठीक है ना। तो जब ये गुणसूत्र आगे आगे होते हैं, ठीक है, जब युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है, तब ये गुणसूत्र अलग अलग पैतृकों में चले जाते हैं। 23 अंडाणु में और 23 शुक्राणु में, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसी को बोलते हैं। तो मेंडल का दूसरा नियम क्या था कि जब युग्मक का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु का जब निर्माण होता है, तो जो गुणसूत्र है वो आधे आधे दोनों युग्मों में चले जाते हैं, आधे नर के अंदर, आधे मादा के अंदर, ठीक है। तो अलग अलग युग्मों में बढ़ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गैमेट्स। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि हम एलील की बात की थी, किसकी? एलील की। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ लंबेपन के एलील की। इसका लंबापन का एलील। तो लंबेपन के एलील को मैं कैपिटल टी से दर्शा रहा हूं, और यह है बौनेपन का एलील, बौना एलील। ठीक है, स्मॉल टी। तो ये ध्यान रखना, जब मैं अलग अलग लिख रहा हूं, सिंगल लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? युग्मक। क्या बोलूंगा? युग्मक। दोनों को, इसको भी क्या बोलूंगा? युग्मक। ये अलग अलग है, जोड़ी में नहीं है। ठीक है। अगर इनको मैं साथ में लिखता हूं ऐसे, जैसे कैपिटल टी दोनों साथ में जोड़ी में है, स्मॉल टी ये भी जोड़ी में है। ठीक है। यानी एक टी तो माता से आया, एक पिता से आया, एक माता से आया, एक पिता से आया। ठीक है। तो इसको तो बोलूंगा मैं जीव। क्या बोलूंगा? जीव है ये प्राणी है। इसको क्या बोलूंगा? युग्मक बोलूंगा। क्या बोलूंगा? युग्मक बोलूंगा। ठीक है ना। तो ये ऐसा मैं कभी लिखता हूं, ये लंबेपन का एलील उसको मैं टी से दर्शा दिया, बौनेपन का एलील उसको स्मॉल टी से दर्शा दिया। तो मैंने क्या बोलता, किसी भी एलील के कितने विकल्प होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। ठीक है। तो देखो, एक माता से, एक पिता से आ गया, एक माता से आ गया, एक पिता से, जोड़ी में लिख दिया मैंने, ये हो गया जीव। ठीक है ना। तो अब देखो कि अपने पास कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है? इस टी से अलग अलग कर दो, ये टी हो गया और ये टी हो गया। ठीक है ना। तो देखो, इन दोनों को मैच कर दो, कोई टी ये भी हो सकता है। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि साहब स्मॉल टी ये भी हो सकता है। ठीक है। और टी और टी ये भी हो सकता है। तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसे, या तो ये दोनों साथ में, या फिर ये दोनों साथ में, या फिर ये दोनों साथ में। ठीक है ना। तो देखो इधर कि अगर लंबेपन का एलील है, लंबेपन का एलील है, यानी कैपिटल टी, दोनों ही लंबेपन के एलील है। एक माता से भी कैपिटल टी आया और पिता से भी कैपिटल टी आया, तो पौधा कैसा होगा? पौधा होगा लंबा। क्या होगा? लंबा। ठीक है। अगर बौनेपन का एलील आता है, बौनापन एलील, यानी स्मॉल टी ये बौनेपन का एलील, तो पौधा कैसा होगा? पौधा होगा बौना। कैसा होगा? बौना। और कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है ना, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये पौधा कैसा होगा? ये भी लंबा। तो ये कैसे होगा? इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसे होगा? इसमें दोनों समान थे, ठीक है, तो पौधा लंबा हो गया। इसमें दोनों छोटे थे, पौधा लंबा। अब इसमें क्या है? एक टी तो पिता से मिल रहा है, एक माता से मिल रहा है। जो पिता से टी मिल रहा है वो बड़ा है, और जो माता से टी मिल रहा है, जो एलील मिल रहा है, वो छोटा है। तो अभी इसमें पौधा लंबा ही क्यों हुआ है? इसका मतलब क्या हो गया? इसमें बौनेपन का भी एलील था और लंबेपन का भी एलील था। तो मतलब लंबेपन के एलील ने बौनेपन के एलील को दबा दिया। यानी ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। इसके प्रभाव को किसने दबाया है? इसने। तो ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? लंबेपन के एलील ने बौनेपन के एलील को दबा दिया, और इसको क्या बोलते हैं? प्रभावी एलील। कि ऐसा एलील या ऐसा जीन जो दूसरे एलील के प्रभाव को दबा देता है, दूसरे जीन के प्रभाव को नहीं आने देता है, दबा देता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रभावी एलील।
और जो एलील अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी एलील। क्या बोलते हैं? अप्रभावी एलील। ठीक है ना? तो आ गया समझ में यहाँ तक? चलो ठीक है। तो अप्रभावी एलील क्या होता है? अप्रभावी एलील क्या होता है? ठीक है ना? तो अब ये देखो कि अपने पास 3 कॉम्बिनेशन आए थे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना? तो देखो अगर दोनों एलील एक जैसे हो, समान हो, दोनों एलील एक जैसे हो या समान हो, देखो ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी, दोनों क्या है? एक जैसा है ना, तो समान है। दोनों एलील कैसे हो? दोनों एलील अगर समान है, एक जैसे हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। समयुग्मजी, समयुग्मजी। ठीक है, दोनों एलील समान है। ये कैसा है? ये भी समयुग्मजी। कैसे हैं? समयुग्मजी। ठीक है, किंतु जब दोनों एलील अलग अलग हो, देखो ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो अलग अलग है ना, इसमें दोनों समान थे, इसमें तो अलग अलग है। तो अगर दोनों एलील अलग अलग होते हैं, दोनों एलील अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी। क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी। ठीक है, तो समझ में आ गया? 2 परिभाषा अपने पास आ गई, एक समयुग्मजी, एक विषम युग्मजी। तो समयुग्मजी किसे बोलते हैं? कि किसी भी लक्षण के दोनों एलील, लंबाईपन का एलील है ना ये, तो लंबाईपन के एलील की बात करें तो किसी भी लक्षण का एलील, दोनों एलील अगर एक जैसे हो, समान हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। ठीक है, और अगर किसी भी लक्षण के दोनों एलील अलग अलग हैं, जैसे ये और ये अलग अलग है, इसको क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी। क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी। तो समयुग्मजी की परिभाषा पूछ ले तो किसी भी लक्षण के दोनों एलील, या परिभाषा लिख सकते हैं किसी भी एलील की, किसी भी लक्षण की दोनों एलील समान हो, एक जैसे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए टीटी, ठीक है ना, और ये टीटी, इनको क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। है छोटा ही है पर है दोनों एक ही जैसे ना, एक में कौन जोड़े में। ठीक है, और अगर दोनों एलील अलग अलग होते हैं, एक ही लक्षण के, ये लंबाई के लक्षण है ना, अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी। क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो कि जब विषम युग्मजी अवस्था होती है, विषम युग्मजी अवस्था होती है, तो देखो इसमें क्या होता है? ये कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। ठीक है, तो इसमें पौधा कैसा दिखता है? हमेशा लंबा ही दिखता है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि इसका प्रभाव ये क्या हो गया? अप्रभावी। क्या हो गया? अप्रभावी। और ये क्या हो गया? प्रभावी। क्या हो गया? प्रभावी। तो हम क्या समझे? ठीक है, कि अगर दोनों एलील अलग अलग हो, दोनों एलील अलग अलग हो, एक माता से आ रहा है, एक पिता से आ रहा है, ठीक है ना, तब एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को कम कर देता है, यानी ये इसके प्रभाव को रोक देता है। और जो प्रभाव प्रकट होता है F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है, ठीक है, जो दिखता है बाहर से, उसी को क्या बोलेंगे? प्रभावी है। और जो नहीं दिखता है, जिसका प्रभाव हमको नहीं दिखता, वो क्या हो गया? अप्रभावी। अगर ये प्रभावी होता तो ये पौधा लंबा नहीं होकर कैसा होता? बौना। पर ये अप्रभावी है, इसका प्रभाव, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है F1 पीढ़ी में, जबकि ये अपना प्रभाव दिखा पा रहा है। ठीक है ना? आगे समझ में? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट अपन परिभाषा लिख देते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी। तो समयुग्मजी किसमें युग्मजी हो गया? अब लिखते हैं अपन प्रभावी एलील की परिभाषा। किसकी? प्रभावी एलील। तो हमने जो भी देखा था वही लिखना है, सेम टू सेम। तो प्रभावी एलील क्या होता है कि वह एलील जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है,
तथा समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव प्रकट करता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, वह एलील जो F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है, ठीक है, तथा समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी दोनों ही अवस्था में। अब समयुग्मजी और विषम युग्मजी क्या, समयुग्मजी का मतलब क्या था कि दोनों एलील कैसे होते हैं, समान, तो ये दोनों एलील एक जैसे हो गए। और विषम युग्मजी का मतलब क्या हो गया, दोनों एलील कैसे हो गए, छोटे, तो ये हो गया विषम युग्मजी। अगर इस दोनों अवस्थाओं में जो एलील अपना प्रभाव प्रकट करता है, जो दिखता है बाहर से, जैसे कि एग्जांपल के लिए टी, ये क्या हो गया, समयुग्मजी। ठीक है, पौधा कैसा होता है, लंबा। ठीक है, तो समयुग्मजी इसमें प्रभाव किसका प्रकट होता है, लंबेपन का हो रहा है ना, तो ये समयुग्मजी, इसमें पौधा कैसा होगा, लंबा। ठीक है, तो लक्षण कौन सा प्रकट हो रहा है, लंबेपन का, तो प्रभावी कौन है, लंबा, जो बोले प्रभावी। अब विषम युग्मजी की बात करता हूं, तो ये देखो, ये है विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। अब इसमें विषम युग्मजी मतलब दोनों अलग अलग है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो इसमें भी प्रभाव कौन सा दिखा रहा है, ये वाला, ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, प्रभावी। पौधा कैसा होगा, लंबा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रभावी एलील। और जो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता, जो स्मॉल टी है, जैसे ये वाला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, अप्रभावी। क्या करेंगे, अप्रभावी। ठीक है, आगे समझ में। तो अब नेक्स्ट है अप्रभावी एलील की, किसकी परिभाषा, ये तो प्रभावी की होगी, अब अप्रभावी की, अप्रभावी एलील। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में अप्रभावी की बात करते हैं अपन, तो इसमें क्या है, F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाता, प्रकट नहीं हो पाता, प्रकट नहीं हो पाता, तथा समयुग्मजी, केवल यही है, तथा समयुग्मजी अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करता है। ये विषम युग्मजी में नहीं करता है, ये किसमें, समयुग्मजी में अपना प्रभाव प्रकट, स्मॉल डी। ठीक है ना। अब जैसे देखो, ये समयुग्मजी था, पर इसमें प्रभाव प्रकट नहीं कर पाया क्योंकि लंबा था, पर ये भी समयुग्मजी है ना, देखो ये भी समयुग्मजी है ना, ठीक है ना, तो इसमें अपना ये क्या, समयुग्मजी है, तो है कैसा है, अप्रभावी है। कैसा है, प्रकट तो हो रहा है, पर अपना प्रभाव प्रकट दिखता तो है, पर प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता है, तो समयुग्मजी पौधा कैसा होगा, बोना। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, अब इसमें विषम युग्मजी तो होगा नहीं, बोने पर अप्रभावी, ये तो प्रभावी का लक्षण होगा, ये प्रभावी नहीं, ये कैसा है, अप्रभावी है। तो वह एलील जो F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता, तथा कैसा होता है, समयुग्मजी। ठीक है, ये हो गया समयुग्मजी वाला। चलो ठीक है, तो ये हो गया प्रभावी और अप्रभावी। अब देखते हैं अपन तो प्रभावी हो गया, जो अपना लक्षण प्रकट करता है। इसमें क्या था, प्रभाविता का नियम आता है, मेंडल का आ जाता है, जो लक्षण अपना प्रभाव प्रकट कर पाता है उसको क्या बोलते हैं, ये प्रभावी। ठीक है, तो अपने पास क्या कॉम्बिनेशन थे, टी और टी, एक क्या आया था, स्मॉल टी, और एक ये कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है, टी और टी। देखो ये पौधा कैसा था, लंबा, ये कैसा था, बोना, ये कैसा था, लंबा। देखो आराम से, ठीक है, लंबा था, पर दोनों दिन कैसे थे, समान थे। समान का मतलब क्या हो गया, समयुग्मजी। कोई मिक्स है क्या, नहीं है, दोनों सेम है, ये और ये दोनों एकदम सेम है, तो मिक्सिंग नहीं है इसमें। मिक्सिंग मतलब अशुद्ध नहीं, एकदम शुद्ध है, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि शुद्ध लंबा। क्या बोलेंगे, शुद्ध लंबा, क्योंकि इनकी मिक्सिंग नहीं है ना, दोनों सेम है। देखो दो ओरिजिनल चीजें,
अलग अलग नहीं है, दोनों सेम चीजें मिक्स करके क्या इसको समयुग्मजी लंबा, ठीक है, या फिर शुद्ध लंबा भी बोल सकते हो। बोना ये भी कैसा है, समयुग्मजी, कैसा है, समयुग्मजी, और कैसा है, शुद्ध बोना, ठीक है। तो इसे समयुग्मजी बोना और शुद्ध बोना बोल सकते हैं, क्यों, दोनों टी समान है। अब ये कैसा है, लंबा है, और दोनों टी अलग अलग है, इसको क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी, क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। और कैसा है, अशुद्ध है, ये कैसा है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं, देखो अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, देखो क्यों, एक टी बड़ा है एक छोटा है, तो अशुद्ध है, दोनों समान नहीं है, अशुद्ध है, इसको बोलेंगे अशुद्ध लंबा, ठीक है। तो अब देखेंगे लंबे पौधे कितने टोटल अपने पास, एक और दूसरा, तो लंबे कितने हो गए, लंबे अपने पास दो हो गए, और बोना पौधा कितना हो गया, एक, कितना हो गया, एक, ठीक है। अगर अंदर की बात करें तो शुद्ध लंबे शुद्ध बोने की बात करें अपन, ठीक है, ठीक है। तो जो बाहर से दिख रहे हैं, ये बाहर से दिख रहे हैं ना भाई, दो पौधे तो लंबे हैं, ठीक है, और एक पौधा कैसा है, बोना है, ये भी हमको पौधा बाहर से दिख रहा है, तो इसको तो क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप, क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिनोटाइप, क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, फिनोटाइप। जो लक्षण बाहर से दिखता है, पौधा बड़ा है, लंबा है या छोटा है, जो बाहर से लक्षण दिख रहे हैं। अब देखो इसमें लंबे कितने थे, बाहर से अंदर मत जाओ, देखो लंबे कितने थे, एक और दो, ठीक है, और बोना कितना था, एक, जो बाहर से दिख रहा है हमको उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। अब अंदर अंदर की बात करते हैं, ठीक है। तो टी जैसे कितने हैं, दोनों सेम, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, डबल टी वाला एक ही है, और कोई है क्या, दोनों साथ में नहीं है, तो डबल टी वाला कितना था, एक। अब देखते हैं स्मॉल टी वाले कितने हैं, तो सिर्फ एक, और कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला कितना है, सिर्फ एक। तो जो एग्जाम्पल बता रहा हूं, सिर्फ उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जो एक एक एक, ये जो अंदर से हम दिख रहे हैं, ठीक है, यानी शुद्ध लंबा कितना है, शुद्ध लंबा, तो शुद्ध लंबा ये क्या हो गया, शुद्ध लंबा एक है सा, ठीक है। अशुद्ध लंबा एक है सा, अशुद्ध लंबा, ठीक है। उसके बाद शुद्ध बोना एक है सा, कौन सा है, शुद्ध बोना। तो देखो लंबे दो हैं, लंबे दो है, बोना एक है, उसको क्या बोलेंगे, लक्षण। किंतु शुद्ध कितना है, शुद्ध लंबा एक है, इसको अंदर से जो दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, जिन्नी प्रारूप। तो जिनों की व्यवस्था देखते हैं अपन, जिनों की व्यवस्था देख के जो अपन व्याख्यान करते हैं उसको क्या बोले, जिन्नी प्रारूप। तो जिनों की जो व्यवस्था होती है, जिनों की जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोलेंगे, जिन्नी प्रारूप, ठीक है। और जो बाहर से जो दिख रहे हैं लक्षण उसको बोलेंगे लक्षण प्रारूप, ठीक है। तो किसी जीव का जिन्नी प्रारूप क्या कहलाता है, जीनोटाइप, इसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप, किसी जीव का जीनोटाइप, इसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है। क्योंकि जीनों को देख के जो अपन अध्ययन कर रहे हैं उसको जीनोटाइप, अंदर से जो देख रहे हैं व्यवस्था, जीनों को देख के जीनोटाइप, जीनों की व्यवस्था कैसी है उसको जीनोटाइप, और जो बाहर से दिख रहे हैं उसको फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप, ठीक है। ये तो हो गया यहां तक, यहां गया समझ में। अब बात करते हैं परिभाषा है अपने पास हाइब्रिडेशन की या संकरण की, इसकी हाइब्रिडेशन या संकरण की, उस परिभाषा के बारे में अपन देखते हैं। संकरण बोल दो या फिर हाइब्रिडेशन। संकरण बोल दो या फिर इसको क्या बोल देंगे, हाइब्रिडेशन, क्या बोलेंगे, हाइब्रिडेशन। तो इस संकर का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रजाति के, एक ही जाति के जीवों के बीच जो क्रॉस करवाते हैं, जो संगम करवाते हैं, ठीक है, या तो एक ही जाति के हो या जाति से निकटवर्ती संबंधित हो, उनका आपस में संबंध नजदीकी संबंध हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, संकर। तो एक ही प्रजाति के दो अलग अलग जीवों अथवा निकटतम संबंधी प्रजाति में क्रॉस करवाकर जो नया जीव उत्पन्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं, संकरण। तो संकरण का मतलब क्या हो गया कि
एक ही जाति के दो अलग अलग जीवों के मध्य अथवा निकटतम संबंधित प्रजाति के जीवों के मध्य क्रॉस। ठीक है, क्या कराना है? क्रॉस। क्या कहलाता है? संकरण। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक ही जाति के दो अलग अलग जीवों के मध्य जो क्रॉस करवाते हैं उसको क्या बोलेंगे? संकरण। अब जैसे बात करते हैं अपन गाय की। ठीक है, तो गाय के अंदर कितनी नस्लें होती है? बहुत सारी होती है। जैसे कि एक हो गया गिर, एक थारपारकर, गिर, थारपारकर, एचएफ। ठीक है, एचएफ। उसके बाद नागौरी। ठीक है, बहुत सारी प्रजाति है। उसके बाद एक बात करते हैं घोड़े की, इसकी घोड़े की। ठीक है, तो अब ये एक ही प्रजाति है ना गायों की, नस्लें अलग अलग है, नस्ल अलग अलग है, प्रजाति तो एक ही है ना, नस्लें अलग है, ये नस्ल अलग है, ये नस्ल अलग है, ये नस्ल, तो इनके बीच में को भी क्रॉस करवाते हैं। एक ही प्रजाति है तो क्या हो गई? प्रजाति। ये हो गई नस्लें अलग अलग। तो एक ही प्रजाति के दो जीवों के मध्य या दो नस्लों के बीच में जो क्रॉस करवाते हैं, जैसे गिर और थारपारकर या नागौरी, गिर या एचएफ, इसको तो क्या बोलेंगे? संकरण। क्या बोलेंगे? संकरण। ऐसा नहीं है कि गाय का क्रॉस आप घोड़े से करवा दो, नहीं। ऐसा नहीं है गाय का क्रॉस भैंस से करवा दो, नहीं। प्रजाति अलग अलग नहीं होनी चाहिए, प्रजाति एक ही होनी चाहिए। नस्लें अलग अलग हो सकती है। भैंसों का किसी भी भैंस के साथ करवा सकते हो, किसी भी नस्ल की भैंस के साथ। गाय का किसी भी गाय की नस्ल के साथ करवा सकते हो। घोड़ों को किसी भी घोड़े के साथ करवा सकते हो, उसको बोलते हैं संकरण, हाइब्रिडेशन। ऐसा नहीं है घोड़े का आप ऊंट से करवा दो, नहीं, इसको संकरण नहीं बोलते, इसको संकरण नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही प्रजाति के अलग अलग नस्लों के बीच में या जीवों के बीच में जो क्रॉस करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? संकरण या हाइब्रिडेशन। ठीक है, अब क्या है जो मेंडल ने किया था इसके अंदर, मेंडल ने भी मटर के पौधे में इसी का उपयोग किया था। तो जब मेंडल ने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, ठीक है, तो जब मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, उसको तो क्या बोलते हैं? एक संकरण, एक संकरण, या इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिडेशन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? मोनो हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो उसको एक संकरण बोलते हैं। और जब एक समय में दो लक्षणों का अध्ययन किया तो अगर दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन करता है, दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन करता है, ये क्या कहलाता है? द्विसंकरण। क्या कहता है? द्विसंकरण। तो एक संकरण द्विसंकरण का मतलब क्या हो गया कि मेंडल ने जब मटर के पौधे के केवल एक ही लक्षण को लेके जो संकरण करवाया, जो क्रॉस करवाया, उसको तो बोलते हैं एक संकरण। और जब दो लक्षणों को एक साथ लेके संकरण क्रॉस करवाया उसको बोलते हैं द्विसंकरण या डाइहाइब्रिडेशन। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक मेंडल के बारे में। ठीक है ना, अब अपन एक बार मेंडल के जो साथ है उसके बारे में एक बार वापस अपन रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन किसकी परिभाषा बोली थी? जीन की। तो जीन क्या होता है? किसी भी लक्षण का निर्धारण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई जीव कैसा दिखेगा, एक माता पिता की संतान कैसे दिखेगी, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, उसका निर्धारण क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। लक्षण क्या होता है कि बाहर से वो दिखने में कैसा, हम दिखने में कैसे हैं,
ठीक है, हमारी आंखों का रंग कैसा है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारी हाइट कैसे है, वो क्या हो गया लक्षण। तो मेंडल ने कौन कौन से लक्षण लिए थे, तो लक्षणों को लिख देता। ठीक है, तो मेंडल ने 7 लक्षण दिए थे। मेंडल ने कितने लक्षण दिए थे, 7 जोड़ी का दिन थे। 7 साल तक मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। किसका, 7 जोड़ी लक्षणों का। ठीक है, 7 साल तक। तो जो पहला था वो क्या थी, पौधे की लंबाई, मटर के पौधे की लंबाई। ठीक है, दूसरा क्या था, फली का रंग। तीसरा क्या था, फली की आकृति। ठीक है, उसके बाद चौथा लक्षण क्या था, बीज का रंग। उसके बाद पांचवा क्या था, बीज की आकृति। उसके बाद छठा लक्षण क्या था, पुष्प का रंग। उसके बाद सातवां क्या था, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति। तो ये 7 लक्षण थे। कितने थे, 7। तो जिन क्या होता था, किसी भी लक्षण का निर्धारण करता है वो कैसा दिखेगा, उसको जिन। ठीक है, और लक्षण किसको बोलते हैं कि जो जिनों की अभिव्यक्ति है, जिन किस रूप में दिखाई देंगे, जिन अपना प्रभाव किस रूप में प्रकट करते हैं, कि आंखों का रंग कैसा होगा। ठीक है, उस प्रकार के लक्षण मेंडल ने साथ है। इसके पौधे की लंबाई, पौधा कैसा होगा, लंबा होगा या बौना होगा। फली का रंग कैसा होगा, ये लक्षण है। उस मटर की फली का आकार कैसा होगा, बीज का रंग कैसा होगा, बीज की आकृति कैसी होगी, पुष्प का रंग कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, मेंडल के लक्षण थे। तो अब पौधे की लंबाई कैसे हो सकती थी, पौधा या तो हो सकता था लंबा, या फिर कैसा हो सकता था, बौना। ठीक है, फली का रंग कैसा हो सकता था। ठीक है, फली का रंग या तो फली हरा रंग, या फिर कैसा हो सकता था, पीला। कैसा हो सकता था, पीला। फली की आकृति कैसी हो सकती थी, या तो फूली हुई या फिर सिकुड़ी हुई। उसके बाद बीज का रंग क्या हो सकता था, पीला। उसके बाद बीज की आकृति, बीज का रंग पीला और हरा। उसके बाद बीज की आकृति कैसी हो सकती थी, बीज की आकृति या तो गोल या फिर झुर्रीदार। पुष्प का रंग कैसा हो सकता था, या तो बैंगनी या फिर सफेद। पुष्प की स्थिति या तो अक्षीय, उसको बोलते हैं एक्सियल, या फिर अंतस्थ, उसको बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, तो लक्षण ये हो गए। अब मैंने क्या बोला था, एलील की परिभाषा। तो किसी भी लक्षण के 2 विकल्प, 2 ऑप्शन, जैसे कि पौधे की लंबाई। ठीक है, ये तो लक्षण हो गया। अब पौधा लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है। ये क्या हो गए, इसके एलील। क्या हो गए, एलील। ये क्या हो गए, उसके एलील। ये लंबेपन का एलील और ये बौनेपन का एलील। ये क्या हो गया, एलील। ठीक है, तो लक्षण के 2 एलील हो गए, या तो लंबा या बौना। फली के 2 एलील हो गए, फली के रंग का या तो हरा या पीला। फली की आकृति के 2 एलील हो गए, या तो फुली हुई या सिकुड़ी हुई। बीज के रंग के 2 एलील, पीला, हरा, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब मैंने एक चीज क्या बोली थी और, कि अब इसमें से जो प्रभावी लक्षण वाला कौन सा है, कौन सा प्रकट होगा, कौन सा प्रकट नहीं हुआ। F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में कौन सा प्रकट होता है। ठीक है, तो अगर लंबा और बौना दोनों साथ में है, जैसे कि टी और टी, अगर ये दोनों साथ में है, लंबेपन का एलील भी है इसमें, बौनेपन का एलील भी है। ठीक है, तो पौधा हमेशा कैसा होगा, लंबा। कैसा होगा, हमेशा लंबा।
ठीक है। दूसरा कि फलीकरण कैसा है, हरा और पीला, और यह भी हरा और पीला दोनों साथ में आ जाते हैं, हरा और पीला दोनों साथ में, ये हो गया हरा और ये हो गया पीला। अगर हरा और पीला दोनों साथ में आ जाते हैं तो हमेशा मटर का पौधा कैसा होगा, तो पीला होगा, यानी प्रभावी कौन सा है, ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। ठीक है। अगर फली की आकृति देखें तो फूली हुई या फिर सिकुड़ी हुई। ठीक है। तो हमेशा एक तो फली है जो फूली हुई है, ये ऐसे फूली हुई है, ठीक है, और एक बिल्कुल ऐसे सिकुड़ी हुई है। ठीक है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो मटर के पौधा हमेशा कैसा होगा, फूली हुई है, प्रभावी है। ये क्या है, प्रभावी है। ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर ये दोनों साथ में हैं, ये दोनों साथ में हो, ये दोनों साथ में हो, ये दोनों साथ में हो, ये कोई भी इसमें से साथ में हो, ठीक है, तो इसमें से ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, 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 ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। तो ये जो दिखने वाले हैं वो क्या हो गए, प्रभावी। क्या हो गए, प्रभावी। और जो नहीं दिखने वाले उसको क्या बोलेंगे, अप्रभावी। क्या बोलेंगे, अप्रभावी। ठीक है ना। तो प्रभावी का मतलब क्या हो गया, मैंने परिभाषा वापस जाओ कि ऐसे एलील जो अपना प्रभाव F1PD में दिखाते हैं, प्रकट होते हैं, तो प्रकट यही होगा जो दोनों साथ में है, चाहे समयुग्म की अवस्था हो चाहे विषम युग्म की अवस्था हो। ठीक है ना। तो ये और ये दोनों अगर साथ में है, ठीक है, या तो वे ऐसे हो सकते हैं या फिर ऐसे हो सकते हैं, इन समयुग्म की अवस्था हो या विषम युग्म की अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, ठीक है, हमेशा कौन सा प्रभावी होगा, लंबा ही अप्रभावी होगा। उसको क्या बोलेंगे, प्रभावी एलील, जो अपना लक्षण प्रकट करता है F1PD में, और जो अपना लक्षण प्रकट नहीं करता उसको क्या बोलेंगे, अप्रभावी एलील। ठीक है। या तो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मेंडल के जो नियम हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अपवाद पढ़ेंगे। ठीक है। ओके।